बहुत समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ गांव में एक गरीब और लाचार किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास जायदाद के रूप में एक टूटी झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था, जिससे वह अपने पुरखों की जमीन जोतकर खेती किया करता था। प्रिया बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। मुझे आने में शाम हो सकती है, इसलिए तुम घर का सारा काम और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं लौटते ही खाना खा लूंगा। और हाँ, तुम राह मत ताकना। ज्यादा रात हो जाए तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत जरूरी है। अब मैं चलता हूँ। प्रिया ने उदास होकर कहा, लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो गया था। अब अगर खाने को कुछ बचा है तो वो कल की 2 रोटियां हैं। अब इसे मैं खाऊं या आप? सुरेश के पास राशन खत्म हो चुका था और खाने को भी कुछ नहीं बचा था। बस 2 बासी रोटियां बची थीं। उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वह खुद खा लेता या बेटी को दे देता। प्रिया बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है। जब खेत से लौटूंगा तब कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अभी के लिए तुम वो रोटी खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत काम है। इतना कहकर सुरेश खेतों में निकल गया। उसे 2 समस्या सता रही थी। पहली खेत में फसल लगाना, दूसरी कल के लिए भोजन जुटाना। वह निराश होकर कुदाल चलाने लगा। तभी वहाँ एक बड़े सेठ चमन लाल अपने नौकर मंगल के साथ आ पहुँचे। अरे मंगल, देखो तो सुरेश कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये मेहनत मुझे खटक रही है, क्योंकि ये मेरे अंडर काम नहीं करता। पूरे गांव में बस यही एक जमीन बची है जो मेरे नाम नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जमीन मेरी हो जाए, मगर सुरेश कभी नहीं माना। आज किसी भी हालत में इस जमीन को अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन मालिक, हमका तो इतना मालूम है कि सुरेश जान दे देगा, लेकिन अपने बाप दादा की जमीन कभी नहीं छोड़ेगा। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। एक न एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब उस पर मुसीबत आ पड़ेगी और उसे आपकी मदद की जरूरत होगी। बस मालिक, उसी मौके का फायदा उठाकर जमीन अपने नाम करवा लीजिए। नहीं नहीं, अब मैं और सब्र नहीं कर सकता। वो अपनी जमीन मुझे कैसे देगा, ये तुम मुझ पर छोड़ो। आज कैसे भी ये जमीन हथिया कर रहूंगा। किसी भी इंसान की कोई न कोई मजबूरी होती है और मैं उसी का फायदा उठाऊंगा। देखो सुरेश कितना परेशान लग रहा है। अब हमारा काम बन गया। चमन लाल बहुत बेईमान और चालाक सेठ था। वह सुरेश को मजबूर देखकर उसकी जमीन हथियाने की योजना बनाता है। अरे सुरेश, आजकल तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? घर में कोई समस्या है या पैसों की? तुम्हें कोई भी परेशानी हो, बेझिझक मुझे बता सकते हो। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। गरीबों की मदद करना मेरा फर्ज है। सुरेश जानता था कि सेठ उसे बहला रहा है, लेकिन बेचारा मजबूर था। उसे कल के लिए भोजन जुटाना था। कुछ नहीं सेठ जी, बस घर का राशन खत्म हो गया है। आज खेत में आते वक्त मैंने अपनी बेटी की आंखों में वो दर्द देखा। बेचारी भूखी रहेगी तो कैसे काम करेगी। अगर आप थोड़ा रहम करके कुछ पैसे उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फसल होने पर बेचकर आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे चिंता मत करो, तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखे नहीं रहोगे। ये लो कुछ पैसे, इससे राशन खरीद लेना। बाकी कोई परेशानी हो तो आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने मुझे नई जिंदगी दे दी, नहीं तो हम भूखे मर जाते। चमन लाल की यह चाल सफल हो गई। सुरेश को नहीं पता था कि सेठ उसे नई जिंदगी नहीं, बल्कि आखिरी सांस लेने का मौका दे रहा है। सुरेश ने खेत का काम खत्म किया और खुशी खुशी बाजार राशन लेने चला गया। मंगल सेठ से पूछता है, मालिक, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आपने सुरेश को बिना मुनाफे के पैसे क्यों दे दिए? आपने तो कहा था कि उसकी जमीन हथियाओगे। अरे बेवकूफ, अगर मैं अभी जमीन मांगता तो वो भूखा रहना पसंद करता, मगर जमीन नहीं देता, इसलिए मैंने नेहले पे दहला मारा। जिस दिन उसकी फसल तैयार होगी, कर्ज चुकाने के लिए वो अनाज बेचेगा और तब मैं उसे मजबूर कर दूंगा कि जमीन देना पड़े। अब बस उस दिन का इंतजार है। वाह मालिक, क्या दिमाग है। मुझे यकीन है आपकी बुद्धि के आगे सुरेश को झुकना ही पड़ेगा। कुछ महीनों में सुरेश की फसल तैयार हो गई। सेठ को पता चल गया और वह अपने नौकर संग खेत पर आ पहुंचा।
अरे सुरेश, सुना है तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारी ही है। तुम्हारा तो भाग्य ही चमक गया। हाँ सेठ जी, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी ही हुई है। अब देखिए, इससे घर के हालात सुधरेंगे और आपका कर्ज भी चुका दूंगा। अरे तुम इस अनाज को बाजार क्यों ले जाओगे? मुझे ही बेच दो। मैं अपना पैसा वापस ले लूंगा और तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ेगा। बोलो, क्या दाम लोगे? सुरेश सोचने लगा। ठीक है सेठ जी, आप ये अनाज खरीद लीजिए। इसका दाम 8,000 रुपए देना होगा। राशन के दाम बढ़ गए हैं। वाह, क्या दिमाग लगाया है। इतना महंगा अनाज नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक शर्त पर खरीदूंगा। ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में देना होगा। और 8,000 रुपए क्या, मैं पूरे 10,000 रुपए देने को तैयार हूं। सुरेश ने सोचा, सेठ ने उसकी मदद की थी, शायद वह बुरा नहीं है। अनजाने में उसने गलत फैसला ले लिया। ठीक है सेठ जी, शर्त मंजूर। ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में खरीद लीजिए। आप पैसे दे दीजिए। ये लो पैसे। और अब से ये अनाज मेरा हुआ, साथ में जमीन भी मेरी हुई, क्योंकि तुमने जिस हालत में अनाज है उसी हालत में बेचा, तो अनाज के साथ वो जमीन भी मेरी जिस पर अनाज है। देख लिया मंगल मेरा प्लान। मैंने पैसे उसका विश्वास जीतने के लिए दिए थे। वाह सेठ जी, आपने एक गरीब का फायदा उठाया। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, चाहे उसमें कितना भी घी लगा दो। एक दिन आपका ये घमंड चूर चूर होगा। ये गरीब की बद्दुआ है। सुरेश रोता हुआ घर चला गया। बेटी प्रिया ने पूछा, क्या हुआ पिताजी? आप तो सुबह खुश थे, अब उदास क्यों है? बेटी, सेठ चमनलाल ने हमारी पुश्तैनी जमीन हड़प ली। उस लालची सेठ ने हमारी मेहनत की एक एक बाली तक लूट ली और हमें बर्बादी के किनारे पर ला खड़ा किया। सुरेश ने सारी बात बता दी। प्रिया गुस्से से भर गई। आप चिंता मत करो पिताजी, आपकी बेटी जिंदा है और होते हुए कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो अभी सरपंच के पास चलते हैं। प्रिया ने सरपंच लक्ष्मण सिंह के सामने पूरी बात रखी, लेकिन सरपंच सेठ का मित्र था। सुनो सुरेश, सारी गलती तुम्हारी है। सेठ ने शर्त रखी थी कि अनाज जिस हालत में है उसी हालत में खरीदेगा, और तुमने मान लिया। इसलिए अनाज के साथ जमीन भी सेठ की हुई। तुम हार चुके। प्रिया कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों निराश घर लौटे। प्रिया ने अपने पिता को हिम्मत दी। आप चिंता मत करिए पिताजी, जो सेठ ने किया है उसकी सजा भगवान देंगे। अगली सुबह प्रिया पिता को उठाने गई, लेकिन सुरेश इस दुनिया से उठ चुका था। जमीन जाने का गम उसे दिल का दौरा दे गया। प्रिया बिलख पड़ी। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके सिवा मेरा कोई नहीं। उस कमीने सेठ की वजह से मेरे पिताजी चले गए। अब उल्टी गिनती गिन लो सेठ, अब तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की से पाला पड़ेगा। कुछ महीने बाद प्रिया ने बचे पैसों से एक ट्रैक्टर और 10 बोरी अनाज किराए पर लिए और बाजार में बेचने निकली। उसका निशाना सेठ ही था। जब भी कोई ग्राहक आता वह मना कर देती। थोड़ी देर में सेठ वहां पहुंच गया। ये लड़की सस्ते दामों में अनाज बेच रही है, क्यों ना इसे भी अपनी बुद्धि से ठगा जाए। अरे लड़की, मैं ये अनाज खरीदना चाहता हूं। मेरा एक शर्त है, ये अनाज जिस हालत में है उसी हालत में बेचना होगा। अच्छा, तो ये सेठ मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। ठीक है सेठ जी, मैं ये अनाज उसी हालत में बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको मुझे 5,500 रुपए देने होंगे, और वो पैसा भी जिस हालत में होगा मैं उसी हालत में लूंगी। इस बच्ची को क्या पता मैं किस हालत की बात कर रहा हूं। ये भी बाद में रोएगी। ठीक है लड़की, शर्त मंजूर। ट्रैक्टर लेकर मेरे घर पहुंचो। प्रिया ट्रैक्टर लेकर सेठ के घर पहुंच गई।
बोलिए सेठ जी, अनाज कहाँ उतारूं? अरे लड़की, शर्त भूल गई। मैंने कहा था अनाज जिस हालत में है उसी हालत में बेचो। अनाज अभी ट्रैक्टर पर है तो अनाज के साथ ट्रैक्टर भी मेरा हुआ। माफ कीजिए सेठ जी, मैं शर्त भूल गई थी। अब आप अनाज और ट्रैक्टर ले लीजिए, लेकिन पैसे दे दीजिए। रुको, अभी अंदर से पैसे लाता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? मेरी शर्त ये थी, पैसा भी जिस हालत में होगा उसी हालत में देना होगा। आपका पैसा घर में है तो पैसे के साथ आपका घर भी मेरा हुआ। चमनलाल के होश उड़ गए। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है? 5,500 रुपए के लिए मेरा घर लोगी? चलो पंचायत के सामने। अरे सेठ जी, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये आपकी ही शर्त थी कि जैसा अनाज होगा वैसा ही लेंगे। मैंने भी शर्त रखी थी कि पैसा भी उसी हालत में लूंगी। ये सुनकर सेठ गुस्से से भड़क उठा और वहीं खड़ा रह गया। अगले ही दिन दोनों अपनी शिकायत लेकर सरपंच के पास पहुंच गए। सेठ जानता था कि सरपंच उसका मित्र है, इसीलिए उसे जीतना आसान होगा। पंचायत में प्रिया ने सारी बात बताई। सरपंच उलझन में पड़ गया। हे भगवान, कैसा संकट है। अगर मित्र का साथ दूं तो लोग मतलबी कहेंगे, अगर लड़की का साथ दूं तो मित्र रूठ जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सरपंच जी? मुजरिम आपके सामने है, बस इंसाफ कीजिए। ये सेठ तात आज मुझे ठग रहा है, कल गांव वालों को ठगेगा। देखो प्रिया बेटी, गलती सेठ की है, लेकिन अगर उसका घर ले लिया तो वो कहाँ रहेगा? वो तुम्हें ट्रैक्टर और अनाज वापस देगा, साथ में कुछ पैसे भी। बस उसे माफ कर दो। ठीक है सरपंच जी, लेकिन एक जवाब दीजिए, क्या सेठ मेरी पुश्तैनी जमीन और मरे पिताजी को लौटा सकता है? अगर मेरे पिताजी वापस आ सकते हैं तो मुझे ये फैसला मंजूर है। बोलो सेठ, क्या तुम मेरे पिताजी को वापस ला सकते हो? उस दिन उन्होंने मेरे पिता को बेवकूफ बनाकर जमीन ली नहीं होती तो आज वह जीवित होते। सरपंच साहब, आप सच का साथ दें, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आपकी सरपंची भी खतरे में पड़ जाएगी। प्रिया, तुम मुझे माफ कर दो। तुम 200 सोने के सिक्के ले लो और अपनी जमीन ट्रैक्टर ले जाओ, बस पुलिस के पास मत जाओ। आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, 200 नहीं, पूरे 500 सोने के सिक्के दोगे तब छोड़ूंगी। मजबूरन सेठ ने 500 सोने के सिक्के दे दिए। प्रिया घर जा रही थी तो सेठ बोला, आज तो तुम जीत गई, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझसे चालाक हो। इस गांव में कोई मुझसे बुद्धि में मुकाबला नहीं कर सकता। बकवास बंद कीजिए सेठ जी, अभी आपको धूल चटाई है और फिर पंगा ले रहे हैं। साफ पता चलता है मैं ज्यादा चालाक हूँ। नहीं मानते तो फिर आजमा लीजिए। ठीक है, लगाए एक शर्त, हम दोनों एक एक किस्सा सुनाएंगे। जिसका किस्सा झूठा और बेहतरीन होगा वो जीतेगा। यहाँ जितने लोग हैं, अगर किसी को किस्सा सच लगा तो वो हारेगा, और हम दोनों में से कोई दूसरे के किस्से को झूठा नहीं कहेगा, सच ही कहेगा। अगर तुम जीती तो 1,500 सोने के सिक्के दूंगा। अगर मैं जीता तो तुम्हें ये 500 सिक्के और जमीन वापस देनी पड़ेगी। मंजूर है, मुझे यकीन है मैं ही जीतूंगी। सेठ ने सरपंच को इशारा किया। सरपंच ने हामी भरी। सेठ ने अपना किस्सा शुरू किया। एक दिन मेरी पत्नी बाजार से राशन लाई। उसमें से 2 मक्के के दाने निकले। पत्नी ने आंगन में फेंक दिए। 2 हफ्ते बाद उन दानों से अंकुर फूटे और बड़े बड़े पेड़ बन गए। धीरे धीरे मक्के का घना बगीचा बन गया। उस बगीचे में जो घुड़सवार जाता, दिनों भटकता, कभी बाहर नहीं निकल पाता। एक दिन मेरी 10 बकरियां उस बगीचे में खो गईं। काफी खोजा, एक भी नहीं मिली। फसल काटी, फिर भी बकरियां नहीं मिली। फिर मैंने मक्का पिसवाया और पत्नी से रोटी बनाने को कहा। पत्नी ने मक्के की रोटी और सरसों का साग परोसा। मैंने मुश्किल से 2 कौर खाए थे कि मेरे पेट से बकरियों की आवाज आने लगी, और फिर एक एक करके सारी बकरियां मेरे मुंह से बाहर निकलने लगी। बस सरपंच जी, ये मेरा किस्सा है। अरे ये क्या? ये किस्सा तो बिल्कुल झूठ है। ऐसी कहानी हमने कभी नहीं सुनी। गांव वालों, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल झूठा किस्सा है। सेठ मन ही मन मुस्कुराया। शर्त के अनुसार अब प्रिया को उसका किस्सा सच बताना पड़ेगा, तभी वह जीतेगी।
प्रिया थोड़ी देर सोची, फिर बोली, वाह सेठ जी, क्या किस्सा है। लोग भले झूठ कह रहे हो, लेकिन मुझे तो 16 आने सच लग रहा है। और आप जैसे चतुर सेठ के साथ तो इससे भी मजेदार घटना हो सकती है। वाह लड़की, तब तो मैं जीत गया। देख लिया सरपंच। अब लड़की चुपचाप मेरा पैसा और जमीन वापस करे और घुटने टेक कर माने कि वो हार गई। ये क्या सेठ जी, आप तो बिना बारिश के बरस रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप जीत गए? अभी आपने मेरा किस्सा तो सुना ही नहीं। पहले मेरा किस्सा सुन लो, फिर फैसला करना। सभी पंचों ने हामी भरी। प्रिया ने अपना किस्सा शुरू किया। सरपंच जी, एक बार मैंने गांव के बीचों बीच रुई का बीज बोया और कुछ ही दिनों में वहां एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया। गर्मी में पूरे गांव को छाया और ठंडी हवा दी। जब उस पेड़ में बहुत सारी रुई लगी तो मैंने वह रुई अपने बड़े भाई को दी और कहा, भैया इसे शहर ले जाकर अच्छे दामों में बेच आओ। मेरे भैया ने रुई ठेले पर लादी और शहर निकल गए। लेकिन जिस रास्ते से वे गए उसी पर सेठ जी का मक्के का बगीचा था। वे उस बगीचे में गुम हो गए और जब सेठ जी अपनी बकरियां खोजने बगीचे में गए तो उन्हें मेरा भैया दिखा। सेठ जी ने अपनी निर्दयी दिखाई। बकरियां खोने के गम में अपने नौकरों के साथ मिलकर मेरे भैया का कत्ल कर दिया। क्यों सेठ जी, मेरे भैया का आपने क्या बिगाड़ा था? सरपंच जी, इन्होंने ही मेरे भैया को मारा है। आप इनसे पूछिए, मैं सच कह रही हूँ या झूठ? सबके होश उड़ गए। सेठ के सामने अंधेरा छा गया। अगर उसने हाँ कहा तो हत्या के इल्जाम में फंस जाएगा, अगर झूठ कहा तो प्रिया यह मुकाबला जीत जाएगी। क्या हुआ सेठ जी, साफ साफ बताइए, मैं झूठ कह रही हूँ या सच? चमनलाल, तुम अपने ही जाल में फंस गए। अब कोई चारा नहीं। अपनी गलती मान लो और प्रिया से माफी मांग लो। उसकी बुद्धि के आगे तुम कुछ नहीं। हे भगवान, ये लड़की 100% झूठ बोलती है। मैंने उसके भाई का कत्ल नहीं किया। ये बिल्कुल झूठ है। ये क्या सेठ जी, आप इतनी जल्दी हार मान गए? आपने मेरी कहानी को झूठा कहा। शर्त के अनुसार झूठ बोलना हारा हुआ माना जाएगा, इसलिए मैं जीत गई। अब अपने वादे के अनुसार 1500 सोने के सिक्के दीजिए। मजबूरन चमनलाल ने प्रिया को 1500 सोने के सिक्के दे दिए। ये लो लड़की, 1500 सोने के सिक्के, और जल्दी यहां से दुम दबाकर भाग जाओ। मेरा खून खौल रहा है। अगर जल्दी मेरी नजरों से दूर नहीं हुई तो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैं जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन आप मेरी एक बात गांठ बांध लो। कभी भी गरीब या कमजोर को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना और कभी किसी को बच्चा समझकर अक्ल के मामले में शर्त मत लगा लेना, वरना वह दिन आपके जीवन का आखिरी दिन होगा। प्रिया सीधे अपने घर चली गई। पूरे पंच के लोग सेठ का उतरा चेहरा देखकर बहुत खुश हुए। हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी कहानी में इस्तेमाल हो तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें।